डियर स्टूडेंट्स, अपना न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक चल रहा था। अपनों ने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पर पाया जा रहा था। तो न्यूक्लिक अम्ल जो अपनी कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीनों का भी क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में अपनों ने देखा था कि दो प्रकार की इनकी संरचना थी, एक था आरएनए और एक था डीएनए। डीएनए कहाँ पर पाया जा रहा था? तो डीएनए केंद्रक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा था। जबकि आरएनए कहाँ पर मिल रहा था? तो आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में मिलता था और कुछ मात्रा में वो कहाँ पर भी मिलता था? केंद्रक में भी मिलता था। फिर अपनों ने देखा था कि डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, ये किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अपनों ने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखा था कि न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर कार्बनिक क्षार और शर्करा होती है, और न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर कार्बनिक क्षार, शर्करा प्लस में फास्फोरिक अम्ल होता है। तो ये अपनों ने देखा था। उसके बाद में अपनों की जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर जो कार्बनिक क्षार होंगे न्यूक्लिक अम्ल में वो कौन कौन से होंगे, शर्कराएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, और थर्ड कंडीशन जो रहता है कि फास्फोरिक अम्ल होता है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, इनकी मैनेजमेंट मतलब इनकी संरचना किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से ये डीएनए आरएनए का निर्माण करेंगे। तो अपनों ने देखा था कि न्यूक्लिक अम्ल तीन से मिला था, एक तो कार्बनिक क्षार, दूसरा शर्करा और तीसरा था फास्फोरिक अम्ल। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। मतलब कार्बनिक क्षार और शर्करा से तो किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। कार्बनिक क्षार और शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल जब जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ऐसी बहुत सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगी जो आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेगी? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। तो अब अपने देखेंगे कि इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं और फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार से जुड़ा होता है। मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल होगी इनकी तीन स्ट्रक्चर पर ही क्या होगी? बेस होगा कि न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार से संरचना बनाता है या किस प्रकार से इसके अंदर जो क्षार होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि शर्करा कौन कौन सी होती है न्यूक्लिक अम्ल में। तो न्यूक्लिक अम्ल में दो शर्करा होती है, एक तो होती है राइबोस शर्करा, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा होती है वो अपने को पता है किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। और 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है वो किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। ये कौन सी शर्करा है? तो ये शर्करा 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा, 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, राइबोस शर्करा है। और दूसरी जो राइबोस शर्करा है वो कौन सी है? राइबोस शर्करा ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जा रही है वो राइबोस शर्करा है, जबकि डीएनए में जो शर्करा पाई जा रही है वो कौन सी है? 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा। 2-डीऑक्सी का मतलब कि जो 2 नंबर पर है, जैसे फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये कार्बन, सेकंड कार्बन बोल सकते हैं, इसे फर्स्ट कार्बन बोल सकते हैं, इसे थर्ड बोल सकते हैं, इसे फोर्थ, और ये रहा अपना फिफ्थ कार्बन। इस प्रकार से, क्योंकि अपने को पता है कि राइबोस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C5H10O5 होता है। और 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा का जो सूत्र निकल के आता है वो C5H10O4 निकल के आता है। C5H10O5 कैसे? 1 2 3 और 1 4। चार तो इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक करते हैं तो 10 हाइड्रोजन निकल के आते हैं, और जो कार्बन चेक करते हैं तो कार्बन कितने निकल के आते हैं? 5 निकल के आते हैं। जो राइबोस शर्करा थी, उस राइबोस शर्करा का जो दूसरा नंबर का हाइड्रोक्सी समूह था वो अगर प्रतिस्थापित हो जाता है और इसकी जगह अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने, तो उसे क्या बोलने लग जाते हैं? अपने 2-डीऑक्सी। मतलब 2 नंबर से ऑक्सीजन का क्या हो गया? विलोप हो गया।
2 डीऑक्सी, डी का मतलब निकलना मान लो, और 2 का मतलब कि 2 नंबर पर जो हाइड्रोक्सी समूह था उसमें से ऑक्सीजन का विलोप हो गया है, और यहाँ पर क्या आ गया, ओनली हाइड्रोजन ही आ गया, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं अपने 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा बोल देते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं अपने राइबो शर्करा बोल देते हैं। राइबो शर्करा आरएनए में मिलेगी, और 2 डीऑक्सी शर्करा 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा किस में मिलेगी, डीएनए में मिलेगी। राइबो शर्करा का सूत्र पूछे तो C5H10O5, और 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा का सूत्र पूछे तो C5H10O4 हो जाएगा। और अपनों ने स्टार्टिंग डेफिनेशन देखी थी, तब देखा था कि ये एकमात्र कार्बोहाइड्रेट था जो क्या कर रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला था CxH2O को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। इसी के कारण ही तो क्या हुई थी, डेफिनेशन चेंज हुई थी, मानक डेफिनेशन निकाल के लेके आए थे। तो ये राइबो शर्करा और 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा की स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप से क्या होता है कि राइबो शर्करा और 2 राइबो शर्करा जुड़े होते हैं आपस में। इसके अंदर जो हाइड्रोजन समूह होंगे, हाइड्रोक्सी समूह होंगे, वो किस प्रकार से जुड़े होंगे, तो इस प्रकार से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आपसे पूछे कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। सूत्र पूछे तो दोनों सूत्र लिखोगे। और फिर आपसे ये पूछ ले कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो न्यूक्लिक अम्ल में 2 शर्करा पाई जाती है, एक तो राइबो शर्करा और एक 2 डीऑक्सी राइबो शर्करा। क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, और जबकि डीएनए क्या है, 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। यही अपनों ने देखा था। तो ये थोड़ी सी चीजें आप ध्यान में रखना कि जो अपनों ने अभी देखा है कि न्यूक्लिक अम्ल में जो 3 चीज होते हैं, कार्बनिक क्षार होती है, शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होती है। शर्करा का अपने को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसके अंदर 2 ही शर्करा होती है, राइबोज होती है, 2 डीऑक्सी राइबोज होती है। राइबोज आरएनए में मिलेगी और डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा मिलेगी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि इनके अंदर जो कार्बनिक क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कार्बनिक क्षार 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्यूरिन होता है, दूसरा होता है पिरिमिडीन। 2 कार्बनिक क्षार होते हैं, एक फ्यूरिन होता है, दूसरा होता है पिरिमिडीन। फ्यूरिन के अंदर 2 प्रकार के कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, एक तो एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंदर 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। कौन से, यूरेसिल, साइडोसिन और थाइमिन। इनको क्लासिफिकेशन अगर यानी कहने का मतलब इनको किस में काउंट करते हैं, तो पिरिमिडीन में काउंट करते हैं। आपसे पूछे कि कार्बनिक क्षार कितने होते हैं, तो कार्बनिक क्षार 2 ही होते हैं। कौन से, एक फ्यूरिन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। फ्यूरिन को अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं, आगे 2 भाग होते हैं इसके, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, क्योंकि इनके फर्स्ट नाम से ही अपने को क्या करेंगे, याद रखेंगे इनको। जबकि पिरिमिडीन में क्या होता है, यूरेसिल होता है और साइडोसिन होता है और थाइमिन होता है। 4 प्रकार के क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं पिरिमिडीन में क्षार होते हैं। तो अब मेन पॉइंट अपने को तो देखना है कि आरएनए में कौन सा होगा और डीएनए में कौन सा होगा। तो आरएनए और डीएनए में दोनों एडेनिन होते हैं। आरएनए और डीएनए में दोनों में फ्यूरिन तो समान मात्रा में ही होता है। फ्यूरिन के दोनों भाग किस में पाए जाएंगे, आरएनए में भी पाए जाएंगे और डीएनए में भी पाए जाएंगे। लेकिन जो पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन के 3 भाग है अपने को पता है, एक यूरेसिल है, एक साइटोसिन है और एक थाइमिन है। जब अपने डीएनए की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, टीसी पाया जाता है। टीसी का मतलब थाइमिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा। यूरेसिल डीएनए में नहीं मिलेगा। और जब अपने आरएनए की बात करते हैं तो यूसी पाया जाएगा। यूसी का मतलब यूरेसिल मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा, लेकिन कौन सा नहीं मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। अब आपसे पूछ लें कि जो आरएनए होता है, आरएनए में कौन कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के आरएनए में पाए जाते हैं और 4 ही प्रकार के डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन जो आरएनए में पाए जाते हैं उसके अंदर एजी यूसी है। एजी का मतलब एडेनिन और जी का मतलब ग्वानिन। मतलब फ्यूरिन तो दोनों में समान है, एजी 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 एजी। मतलब डीएनए में भी फ्यूरिन है और आरएनए में भी दोनों फ्यूरिन है। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन है और डीएनए में भी एडेनिन ग्वानिन है। फिर आता है कि पिरिमिडीन में जो 3 क्षार है वो किस में प्रेजेंट है, आरएनए में कौन सा प्रेजेंट है, डीएनए में कौन सा प्रेजेंट है। तो आरएनए में देखते हैं तो यूसी प्रेजेंट है, यूरेसिल और साइटोसिन। और जब अपने डीएनए में देखते हैं तो
यूरेसिल हट जाता है और उसकी जगह कौन सा आ जाता है, थाइमिन आ जाता है। तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आरएनए होगा उसके अंदर एजीयूसी होगा और जबकि जो डीएनए होगा उसके अंदर एजीटीसी होगा। एजी टेक केयर, एजीयूसी, ऐसे माइंड में याद रखना। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, यू का मतलब यूरेसिल, सी का मतलब साइटोसिन। उसी प्रकार से डीएनए के अंदर एचजी और टीसी है, यानी ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन और टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डीएनए के अंदर जो कार्बनिक शर्करा, कार्बनिक क्षार होती है उसके अंदर थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर जो कार्बनिक क्षार होती है उसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं मिलेगा और थाइमिन अपने को आरएनए में नहीं मिलेगा, ये एक डिफरेंस हो जाएगा। या फिर आप चारों के नाम लिख सकते हो, या फिर आप एक अलग टाइप से, यानी कहने का मतलब आपसे डिफरेंस पूछे तो इस डिफरेंस में लिख सकते हो कि डीएनए के अंदर थाइमिन होता है जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि डीएनए में कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। तो ये चारों अपने को ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो ये थे कार्बनिक क्षार भी कंप्लीट हो गए। मतलब दो टाइप के कार्बनिक क्षार है इसके अंदर, एक फ्यूरिन है, दूसरा पिरिमिडिन है। फ्यूरिन के अंदर एडेनिन है और ग्वानिन है, जबकि जो पिरिमिडिन है उसके अंदर यूरेसिल है, साइटोसिन है और थाइमिन है। ये तीन टाइप के क्या है, पिरिमिडिन के अंदर कार्बनिक क्षार है। तो यहाँ तक अपना कार्बनिक क्षार और शर्करा दोनों कंप्लीट होता है। और फास्फोरिक अम्ल रहता है। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4। ये क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। ये फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है, जबकि यहाँ पर अपने को फास्फोरिक पूछा है तो फास्फोरिक का सूत्र क्या होता है, H3PO4 होता है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले फास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिखिए, तो H3PO4 होता है, न कि H3PO3 होता है। H3PO3 होता है लेकिन उसे अपने फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। फास्फोरिक अम्ल के लिए सूत्र H3PO4 है। ये थोड़ी सी डिफरेंस कर देता है माइंड के अंदर कि फास्फोरस होगा या फास्फोरिक होगा, तो ध्यान रखना फास्फोरिक ही होगा और फास्फोरिक का सूत्र होता है H3PO4, ठीक है। तो ये कौन सा पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर तीन थे, कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। शर्करा के अंदर दो प्रकार की शर्करा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। कार्बनिक क्षार के अंदर दो प्रकार के कार्बनिक क्षार, एक फ्यूरिन दूसरा पिरिमिडिन। फ्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन के अंदर तो यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। उसके बाद में फास्फोरिक अम्ल, तो फास्फोरिक अम्ल का डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे अपने। अब उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो ये मेन पॉइंट होते हैं। और ये आपको मैंने कल भी बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक क्षार होगी और एक शर्करा होगी और आपस में संयोजन करके किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। एक क्षार तथा शर्करा आपस में जुड़कर क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। एक क्षार तथा शर्करा आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जुड़ेंगे कैसे। तो मान लो मैंने यहाँ पर कौन सा लिख लिया, ये एडेनिन क्षार ले लिया। एडेनिन क्या ले लिया, एडेनिन जो किस में काउंट कर रहे थे, अपने फ्यूरिन में काउंट कर रहे थे, जो क्या थी, एक कार्बनिक क्षार थी। उस कार्बनिक क्षार को मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर सूत्र से द्वारा दिखा दिया कि ये क्या होता है, एडेनिन होता है। एडेनिन का मतलब ये कौन सा एक कार्बनिक क्षार है। और जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है वो कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड बनेगा कैसे, एक क्षार जुड़ेगी प्लस में एक शर्करा जुड़ेगी। शर्करा अपने पास दो है, दोनों में से कोई भी एक शर्करा ले सकते हैं। अगर आरएनए की संरचना बनानी है तो अपने को राइबोज लेना होगा और अपने को डीएनए की संरचना बनानी है तो अपने को डीऑक्सी राइबोज लेना होगा। लेकिन ये कह रहा है कि एक शर्करा तथा एक क्षार तथा एक शर्करा के संयोजन से किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। एक क्षार तथा शर्करा, क्षार अपने पास शर्करा अपने पास ये रही, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और एक कोई भी अपनों ने कार्बनिक क्षार यूज कर लिया जो कौन सा है, एडेनिन है।
अब कहता है कि इनके संयोजन से किसका निर्माण होगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होगा, तो अपनी बुक के अंदर लैंग्वेज लिखा रखी है कि जो कार्बनिक क्षार होगा उसके फर्स्ट नंबर का कार्बन किसी कार्बनिक जो शर्करा होगी, शर्करा के फर्स्ट नंबर का कार्बन के साथ में क्या जुड़ेगी, कोई भी कार्बनिक क्षार, जैसे एडेनिन यूज कर रहे हैं या फिर ग्वानिन यूज कर रहे हैं, यूरेसिल यूज कर रहे हैं, साइटोसिन यूज कर रहे हैं, थाइमिन यूज कर रहे हैं, तो उसका 9 नंबर वाला जो नाइट्रोजन का 9 नंबर वाला जो नाइट्रोजन होगा वो क्या होगा, उसके साथ जुड़ेगा। 9 नंबर कैसे, तो यहां से अपने काउंट करते हैं, इसे अपने फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8 और 9। इस 9 के साथ में क्या जुड़ेगा, ये क्षार यानी जो ये कार्बनिक क्षार है ये किसके साथ जुड़ेगा, इस शर्करा के साथ जुड़ेगा। कौन से नंबर वाला, तो 9 नंबर वाला नाइट्रोजन परमाणु। ऐसे कह सकते हैं कि C1 और N9 आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। एडेनिन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो एडेनिन में क्या हो रहा है, अपने को दिख रहा है कि एडेनिन के सूत्र के अंदर जो 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है उसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है अपने को। और ये जो कार्बन का कह रहा है कि C1 के साथ जुड़ेगा, इसके साथ C1, इसके साथ C1, दोनों में से किसी के साथ जुड़ सकता है। अगर अपने को DNA बनाना है तो इसके साथ जोड़ेंगे, अगर अपने को RNA बनाना है तो इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये कहता है कि ये कहता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर C1 और N9 से क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। मतलब कार्बनिक क्षार जो कौन सा एडेनिन है उसका 9 नंबर वाला नाइट्रोजन जो शर्करा है उसके C1 के साथ जुड़ेगी। C1 ये रहा और 9 ये रहा, तो मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, OH निष्कासित हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H निष्कासित हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एडेनिन जुड़ जाएगा। एडेनिन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। या फिर इसे डायरेक्ट आप यहां से डायरेक्ट एडेनिन की जगह क्या लिख सकते हो, क्षार भी लिख सकते हो। बस लैंग्वेज इतनी सी ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर रहे हैं अपने, तो न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में जो कार्बनिक क्षार लिया है उस कार्बनिक क्षार में फॉर एग्जांपल के तौर पर एडेनिन ले लिया। एडेनिन का जो 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है वो, और प्लस में जो अपनों ने शर्करा ली है C1 के साथ में क्या करना है, अटैच करानी है। सिंपल के रूप में आप ऐसे माइंड में रख सकते हो कि कोई भी कार्बनिक क्षार होगी तो वो किसके साथ, जो अपनों ने यूज किया है OH, H, OH, H, OH, अब ये अपने पास क्या है, एक राइबोस शर्करा है। इसके साथ में अगर अपने को किसका निर्माण करना है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है तो C फर्स्ट होगा ना, जो C1 कार्बन होगा उसके साथ में अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर क्षार जोड़नी होगी। क्षार जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किस टाइप से होगा, तो वो जो शर्करा यूज की है उसके C1 के साथ में कौन सा जुड़ेगा, क्षार जुड़ेगा। कोई भी क्षार हो सकता है, एडेनिन जुड़ सकता है, ग्वानिन जुड़ सकता है, या फिर थाइमिन जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है, या यूरेसिल जुड़ सकता है। कोई भी क्षार होगा वो शर्करा के C1 के साथ ही हमेशा जुड़ेगा। अगर एडेनिन यूज कर रहे हैं तो एडेनिन में क्या था, मैंने दिखाया था संरचना में कि 9 वाला यानी N9 और C1 के साथ में क्या हुआ था, आपस में जुड़ रहे थे। C1 और N9 आपस में क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो ये था किसका, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण था। अब ये कहता है कि न्यूक्लियोसाइड के बाद में जो न्यूक्लियोटाइड आती है उसका निर्माण कैसे करोगे। तो अपने को पता है कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है तो इसके साथ में एक फास्फोरिक अम्ल को जोड़ना होगा। अपने को किसको जोड़ना होगा, फास्फोरिक अम्ल को जोड़ना होगा। वो फास्फोरिक अम्ल किसके साथ जुड़ेगा, C5 के साथ भी जुड़ सकता है, C3 के साथ भी जुड़ सकता है, C2 के साथ भी जुड़ सकता है। C1 इसे C2 बोलते हैं, इसे 3 बोलते हैं, इसे 1 2 3 4 बोलते हैं, और इसे 5 के साथ भी जुड़ सकता है,
3 के साथ भी जुड़ सकता है और 2 के भी साथ जुड़ सकता है। कौन सा? फास्फोरिक अम्ल। अपने क्या कर रहे हैं, एक बार 5 के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं। 5 अपने को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, OH को मैंने इधर लिया है। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र देखा था अपनों ने, ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसे अगर डायरेक्ट सूत्र के बेस पे लिखेंगे तो H कितने हैं? 1 2 3 3 H हो गए। P कितना है? 1 P हो गया। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन हो गए। ये 4 ऑक्सीजन दिखा दिए। अब होगा क्या, यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होगा। जल के अणु का निष्कासन करके दिखा देता हूं यहाँ से, और क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके साथ में ये जुड़ जाएगा। और अब किसका निर्माण हो जाएगा? तो अब ये डायरेक्ट किसका बोल सकते हैं, अपने न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या था? तो न्यूक्लियोसाइड में ओनली जो शर्करा थी उसके साथ में क्षार जुड़ रहा था। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है। वो किसका निर्माण कर लेता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, कार्बनिक क्षार होती है, कार्बनिक क्षार प्लस में शर्करा होती है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्षार प्लस में शर्करा प्लस में फास्फोरिक अम्ल होता है। आपसे पूछ लें कि न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से मिलेगा, तो न्यूक्लियोसाइड कार्बनिक क्षार और शर्करा से मिलेगा। कैसे संरचना होगी? तो डायरेक्ट इतना सा लिख के दिखा सकते हो आप। न्यूक्लियोसाइड के लिए फास्फोरिक अम्ल को अपने को नहीं जोड़ना होगा, न्यूक्लियोसाइड का पूछ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड का पूछ रहा है तो तीनों को क्या करेंगे, ऐसे जुड़ा के दिखा देंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। सूत्र नहीं लिखना चाहते तो, संरचना नहीं दिखाना चाहते तो, मतलब सिंपल शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। इसके साथ में क्या कर दोगे, क्षार जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा अपना, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड संरचना के अंदर क्या करोगे, H क्षार वैसा का वैसा रखोगे, OH H OH H H, यहां से ये हटा दोगे, इसके साथ में फास्फोरिक अम्ल लिख दोगे, फास्फोरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा अपना, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा सॉरी। ये थोड़ी सी चीजें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर अपने बुक के अंदर एक और लैंग्वेज लिखी गई है कि जब ये फास्फोरिक अम्ल किसके साथ जुड़ सकता है, अपने को पता है 3 के साथ भी जुड़ सकता है, 5 के साथ भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से अपने इसे लिख सकते हैं कि 3 के साथ जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल और प्लस में 5 के साथ जुड़ सकता है OH। मतलब 3 वाले या 5 वाले दोनों में से किसी को, या फिर 5 वाले या फिर 3 वाले OH को ये क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इस टाइप से इसे क्या बोल देते हैं, 3,5-OH 3PO5OH न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, 5P3OH न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। ये कुछ लैंग्वेज नहीं है, ये कह रहा है कि 3 के साथ भी जुड़ सकता है और 5 के साथ भी जुड़ सकता है। फिर कहता है कि 5 के साथ भी जुड़ सकता है और किसके साथ, 3 के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन यानी कहने का मतलब ये हटा देंगे, साथ में यहाँ पर क्या लिख देंगे, फास्फोरिक अम्ल लिख देंगे, फास्फोरिक अम्ल, और इसके साथ में अपने बेसिक संरचना दिखा देंगे। तब इसे क्या बोलेंगे, 3P5OH न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। अगर 5 के साथ जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल
तब इसे क्या बोल देते हैं 5p3। बस इतना सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या थी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड थी। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपने कल देखेंगे। थैंक यू।